हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हमारा पहला क्लास है आज, और हम लगातार ये सीरीज आगे लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पहले हम बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल जो आर्टिकल हैं वो 395 आर्टिकल हैं, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में है। मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल आर्टिकल हैं वो 395 हैं। और जो स्केड्यूल हैं, स्केड्यूल जो है वो 12 स्केड्यूल हैं, जिसे हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। 12 सब्जेक्ट हैं या 12 स्केड्यूल ये कह सकते हैं। और ये सबसे भारत का, ये हमारे पूरे विश्व का सबसे ले, ये सबसे लेंथी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ा है। और की ऑफ फैक्ट, वर्ल्ड्स लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग वन में। भाग वन में इसमें अनुच्छेद, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि अनुच्छेद थी 395, 395 आर्टिकल हैं टोटल। और मौलिक कर्तव्य हमारे जो हैं वो 14 6 हैं। तो हम संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान, एक सेकंड। सभी के लिए सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय कानून में 22 भाग हैं। 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स हैं। और भाग वन, संघ और राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 to 4 है। तो अनुच्छेद एक क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ मतलब यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। नोट, जो देश फेडरल होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ, यूएसए। यूएसए का और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि कभी भी कोई सा भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। अगर एक बार जुड़ गया तो वो जुड़ गया, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, उसका साइज डिक्रीज किया जा सकता है। एक राज्य से तोड़ के दो राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी एक राज्य टूट के दूसरे देश में शामिल नहीं हो सकता। और यूएसए का संविधान जो है, यूएसए का संविधान है, कभी भी टूट के और किसी भी दूसरे देश में जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट को पावर ना दे के राज्य को पावर दी गई है। तो ऐसी बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 कहता है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि संसद जो है, राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं तोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी साइज इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है। ऐसी ही है संसद, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना देकर, तो पहले सूचना हो या ना हो राष्ट्र, लेकिन संसद को पावर ये दी गई है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत से विलय हो गया, मतलब सिक्किम को भारत में मिला दिया गया 16 मई 1975। ये डेट याद करना एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सिक्किम किसे मिलाया गया था? सिक्किम को मिलाया गया था। आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं। जैसे ये इस अनुच्छेद 3 कहता है, जैसे ये हमारा कोई सा भी स्टेट है और इस स्टेट का नाम है ए। अगर हमारी संसद चाहे तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को सूचना दें या ना दें, लेकिन इसकी साइज का इंक्रीज और या डिक्रीज, इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे इस पूरे राज्य का नाम बी रख सकते हैं, या इसमें से एक बीच में लाइन खींच देंगे तो इसे ए और इसे बी का दर्जा दे देंगे।
या तो फिर इसकी इतना भी क्रॉप कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। तो ये संसद को पावर है अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग कि किसी भी राज्य तोड़कर या दो हिस्सों में दो दो राज्य बना सकते हैं, या फिर किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, और ये संसद को पावर है। और अनुच्छेद 4 हमारा कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है जब अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। मतलब जब भी संशोधन जब भी संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का संसद उपयोग करेगी, तो उसमें संशोधन करेगी, तो अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि अब इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ऐसी बात कर लेते हैं हम अपने अगले की भारतीय राज्यों का इतिहास। हम बात कर लेते हैं भारतीय राज्यों का इतिहास। आजादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत जैसे राज्य से टूटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये रा, ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल के मनेन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया करा दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। अब आजादी से पहले 52 जो भारत 52 552 से अधिक देशी रियासतें मतलब राज्यों में टूटा हुआ था, तो उन्हें उन्हें स्वतंत्रता दी गई थी कि आप कहीं भी जा सकते हो, आप भारत में भी मिल सकते हो, और भारत अगर अच्छा नहीं लगता तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हो, आप इसके लिए स्वतंत्र हो, आप किसी भी देश में जा सकते हो। तो सरदार पटेल और के मनेन ने किया, उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया, जितने भी राज्य थे उन्हें सब में भारत में मिला दिया, किंतु 3 राज्य जो थे वो तैयार नहीं थे कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। उसमें भी आगे सरदार पटेल ने अच्छा काम किया, हम दिखाते हैं। इसमें पहला राज्य था एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये स्वतंत्र देश बनना चाहता था, और यहाँ के राजा हरि सिंह थे, एक राजा हरि सिंह राजा हरि सिंह जो थे, उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। उनका जो प्रधानमंत्री था वो प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के घुसपैठ हो कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद वो 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। क्योंकि इसमें सरदार पटेल जी ने एक काम किया था कि क्या बोलते हैं, जब अगर जम्मू कश्मीर अपने राज्य स्वतंत्र राज्य बनाना चाह रहा है और वो नहीं आना चाह रहे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे, कहते थे कश्मीर को हम अलग बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसमें पाकिस्तानी मतलब आर्मी यहाँ जाना अलाउ नहीं थी, पुलिस जा सकती थी, तो उन्होंने आर्मी को पुलिस की ड्रेस में भेज के और इसमें हमला बुलवा दिया था। तो उनको लगा ना कि जो पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन हो शेख अब्दुल्ला को ये घोषित करना क्या पड़ा कि क्या बोलते हैं कश्मीर जो है वो भी भारत में मिला दिया जाए। तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो था वो भारत में मिला दिया गया। अब दूसरा राज्य था जूनागढ़। जूनागढ़ ये गुजरात में पड़ता है। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम उसे भारत में मिला दिया। 2 राज्य हमारे भारत में आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। एक था हैदराबाद। हैदराबाद के हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जो हैदराबाद के निजाम थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजी, उसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। यहाँ भी ऑपरेशन पोलो कहा गया, खेला गया, ऑपरेशन पोला कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। इसमें जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि वो मैंने सॉरी गलती से बता दिया था, लेकिन इसमें जो मैंने बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया की आर्मी को पुलिस की ड्रेस में भेज के और यहाँ ऑपरेशन पोलो खेला गया सरदार पटेल द्वारा, और इसे भारत में मिला दिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में
ABCD में बांटा गया। भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। एक सेकंड। एस.के. धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। जो यहाँ एक नेता थे, पेट्टू श्री रामलू, ये भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फल स्वयं जनता का विरोध बढ़ गया। मतलब जो इन्होंने हड़ताल की थी, इसमें 56 दिन तक जो भूख हड़ताल पर रहते रामलू, ये श्री रामलू, और ये 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका जब मृत्यु हो गई तो जो भी जनता वहां की थी वो विरोध बढ़ गया। इसमें विरोध और बढ़ गया, क्योंकि फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य फिर उनको मजबूरी में कहा गया कि ऐसा करो, आप तेलुगु भाषा जिसकी जो बोलते हैं वो उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश जिसका नाम दिया गया, को अलग कर दिया। अंततः यह भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दिया। इस आयोग ने फलस्वरूप सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में संशोधन हुआ था। इसमें 14 भाषाई 1956 में पारित हुआ था। इसके बाद ABCD जो चार देश राज्य बनाए थे उसको रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था वो सह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अब बात करते हैं अगले हमारी नागरिकता हमारी आ जाती है। नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, और जबकि वहाँ USA में दोहरी नागरिकता, हमारा USA का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता क्या होता है? जैसे ये एक स्टेट है और ये पूरा देश है, तो हमें ना हमें पहले स्टेट की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। और एकहरी नागरिकता ये कहते हैं, जैसे ये हमारा भारत है और हम सीधे भारत की ही नागरिकता लेंगे, ना कि किसी स्टेट की। हम चाहे यहाँ रह रहे हैं, चाहे यहाँ रह रहे हैं, चाहे यहाँ रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, लेकिन हमें सिंगल नागरिकता ही लेनी पड़ेगी। तो अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी कहते हैं। और भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। जो भारत में नागरिकता का नागरिक जो भी भारत जो क्या नाम नागरिकता कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन से लिया गया। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के लिए पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और यही डॉक्यूमेंट के आधार पर हम नागरिकता दे सकते हैं। और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर बाहर का कोई विदेशी आ जाता है तो अगर वो कहता है यहाँ पैन कार्ड बनवाना है, तो उसका पैन कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि पैन कार्ड के लिए यहाँ की नागरिकता दिखानी पड़ेगी। और आधार कार्ड चाहिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तब भी उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड उसी का होगा जो यहाँ का नागरिक होगा। नागरिक उसे साबित करना पड़ेगा कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। या वोटर ID कार्ड होना चाहिए उसका, कि वोटर ID कार्ड में डॉक्यूमेंट एक बहुत आसानी से वोटर ID कार्ड बन जाता है, तो इसलिए वोटर ID की भी आवश्यकता है। अगर वोटर ID कार्ड नहीं है तब भी उसको नागरिक यहाँ का नहीं माना जाएगा। तो नागरिकता की चर्चा पर भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। जो भी नागरिकता पर चर्चा हुई है उसमें भाग 2 उसका पार्ट 2 है। उसमें सेक्शन आर्टिकल 5 टू 11 तक है।
आर्टिकल 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। मतलब जब संविधान बना था तो कहा गया था कि जो इस समय भारत में है उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, और जो भारत से बाहर जाना चाहते हैं तो उनसे नागरिकता नहीं, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उन्हें नागरिकता दोबारा नहीं मिलेगी। फिर उसमें भी अनुच्छेद 6 में एक प्रोविजन लाया था कि पाकिस्तान से भारत में आए लोग, ये आ गया पाकिस्तान और ये आ गया इंडिया। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु यह यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर संविधान बनने के बाद जाते हैं पाकिस्तान से भारत, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और फिर उसके बाद में भी काफी लोग आना चाह रहे थे, तो एक और प्रोविजन ला गया अनुच्छेद 7। स्वतंत्रता के बाद 1950 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1900, लागू हुआ था 1950 में। तो इस बीच में ए, ए, उस स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए, मतलब पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान, जो संविधान बनने से पहले पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, ये संविधान लागू होने से पहले अगर लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें एक डेट रहती है, तो उस बीच में अगर ये आ जाते थे तो इनको नागरिकता दे दी। अगर ये नहीं जाते और संविधान बनने के बाद चले गए तो उनकी नागरिकता परमानेंट छीन ली गई। अब आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब अगर आप कहीं भी किसी भी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप वहाँ के निवासी हो गए, तो आपकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी, चाहे भले आप किसी विदेश में काम करने गए हैं या घूमने गए हैं, नौकरी करने गए, कुछ भी करने गए हैं, तो आपकी नागरिकता यहाँ से समाप्त नहीं होगी, आपकी नागरिकता वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेकिन तब तक जब तक आप वहाँ की नागरिकता स्वीकार नहीं कर लेते। अगर आपने वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ली तो यहाँ की भारत की नागरिकता आपकी ले ली जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने या घूमने वगैरह किसी के लिए भी अगर आप विदेश जाते हैं तो आपकी इंडिया की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद 19 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आपने विदेश में गए घूमने नौकरी करने, वहां आपने कोई शादी कर ली, अच्छी लड़की मिल गई आपको, आपने वहां शादी कर ली, या अच्छा लड़का मिल गया आपने वहां उससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद में आपने सोचा कि यहीं की नागरिकता ले लेता हूं मैं और कौन से भारत को पता लग जाएगा। लेकिन नहीं, जब आप वहां की नागरिकता लेंगे तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगी और आप यहाँ के निवासी नहीं रह जाएंगे, आप वहीं के नागरिक रह जाएंगे। यहाँ के नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई विदेश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। जैसे अब आप हैं इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और ये कोई आदमी है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये भारत का नागरिक है, और ये भारत का नागरिक है। इसकी नागरिकता तब तक भारत में बनी रहेगी जब तक ये सही चल रहा। अगर मान लो ये कोई प्लानिंग बनाने लगा कि इसमें बॉम्ब लगा के विस्फोट करना है, तो इसने कोई देश विरोधी काम कर लिया कि आतंकवादी के रूप में हो गया ये, तो इसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त कर दी जाएगी कि इसने देश विरोधी काम किया है, ये इसने सोचा भी। अगर हमें इंडिया में या पार्लियामेंट में या किसी संसद भवन में या कोई अच्छी जगह जैसे कोई ताजमहल है, लाल किला है, आगरा, कहीं भी अगर मैं कोई विस्फोट टाइप का करूं या वहां आतंकवादी जैसा कोई करता हूं, तो तो क्या बोलते हैं, अगर ये प्लान भी बनाता है तब भी इसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी है। जो भी नागरिकता संबंधित कानून है, इस नागरिकता संबंधित कानून, उसमें कानून में संशोधन करना, कानून बनाना या कानून में कुछ भी बदलाव हेर फेर करना, वो सारी जिम्मेदारी संसद को दी है, गृह मंत्रालय को। अच्छा, एक पॉइंट हमारा नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कितनी? 5 विधियां हैं। नंबर 1, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर हम भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम सभी हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं। हमने भारत में ही जन्म लिया, कहीं हमने विदेश में नहीं लिया जन्म, तो हमारी विदेश नागरिकता बनी रहेगी। अब आ जाते हैं आगे, 8 में। इसमें एक तो हमारा हो गया था जन्म के आधार पर, और दूसरा हमारा आ जाएगा विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी क्या। तो यदि उनके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे शिखर धवन के पेरेंट्स जो हैं, उसके एक उसके पेरेंट्स में से एक जो है वो विदेश के हैं और एक जो है भारत के हैं। तो ये शिखर धवन का भी जन्म होता है विदेश में, तो इसकी नागरिकता जो है वो भारत की मिल जाएगी, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, इसके पेरेंट्स जो हैं वो भारत के हैं। तो इसका जन्म हुआ ना विदेश में, लेकिन इसके पेरेंट्स तो वहाँ यहीं के हैं, तो शिखर धवन को इंडियन नागरिकता दे दी गई थी। नंबर 3 है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कोई भी जैसे कोई भी राज्य है, अगर वो किसी दूसरे देश का हिस्सा था और उसे भारत में मिला दिया गया, ये भारत है और ये कोई राज्य है, अगर इसको मिला दिया गया, तो इसके जो भी इसके निवासी हैं, जितने भी लोग यहाँ रह रहे थे, इन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और जैसे सिक्किम को जोड़ा गया था, सिक्किम को 1975 में, तो सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को नागरिकता दे दी गई, और बांग्लादेश के 24 परगना जिले को नागरिकता मिली थी। अब नंबर 4 हमारा आ जाता है। नंबर 4, पंजीकरण के आधार पर। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। कितने? 5 साल। 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 5 साल लगातार आप पंजीकरण कराने के बाद में भारत में रहते हैं, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि फिर 5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, तो स्वतः समझ लिया जाता है कि आप भारत में ही रहना चाहते हैं। जब आप 5 साल रह सकते हैं, तो आप लाइफ टाइम भी रह सकते हैं, तो इसलिए आपको नागरिकता दे देगी। नंबर 5 कहता है देशीकरण के आधार पर। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आई? मैं फिर से बता देता हूँ। जो व्यक्ति भारत की किसी भी एक भाषा को, जैसे और हिंदी जानता हो, पंजाबी जानता हो, गुजराती जानता हो, मंगलियाली जानता हो, बिहारी जानता हो, कोई सी भी भाषा जानता हो, और एक उसमें कला में, वैज्ञानिक या कला में निपुण, मतलब अच्छी अच्छी उसकी पकड़ हो। जैसे कोई प्रोफेसर रैंक का पीएचडी प्रोफेसर कोई बंदा है, और उसको ना रिसर्च में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत बढ़िया नॉलेज है, और या तो फिर कोई चित्रकार कला है, या चित्रकार है, या कोई डांसर है, हम्म, या कोई गेम एथलीट वगैरह है, कोई भी गेम खेलता है, फुटबॉलर क्रिकेटर है वगैरह, और वो भारत में 10 साल तक रहा हो पहले, तो उसको नागरिकता यहाँ दे दी जाएगी। और अब आ जाते हैं ओवरसीज के बारे में, समझ लेते हैं नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा को दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत में आ सकता है। और इसमें एक नोट करके लिखिए, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे शब्दों के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जाएगी। अगर आप देश विरोधी कोई काम कर लेते हैं, या पागल हो जाते हैं, या दूसरे दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, तो गृह मंत्रालय द्वारा यह सोच लिया जाएगा कि आप देश के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाए। अब आ जाते हैं हम वीजा। वीजा क्या होता है? वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इसे अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। वीजा एक पत्र टाइप का होता है, इनविटेशन कार्ड की टाइप का, ऐसा समझ लो। और अगर हमें किसी भी दूसरे देश में एंट्री करनी है, तो हमें उस देश से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके देश में आ रहे हैं और ये काम के लिए आ रहे हैं।
अगर वो आपके डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सच में आ रहा है और ये ऐसा ऐसा है, तो अगर उसको ठीक लगेगा तो वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट, आपका इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा, आपको एक इनविटेशन लेटर देगा जिसे हम वीज़ा कहते हैं। और पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अब वीज़ा तो हमारा दूसरा देश देता है, लेकिन हम अपने देश को भी तो बताएंगे हम भारत से जा रहे हैं, तो हम भारत से जा रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट हमें बताएगा, पासपोर्ट से हम उनको अपने देश को बताएंगे कि हम अपना देश छोड़ के हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, अब घूमने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉरी, अब आ जाते हैं, इसका भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।